नमस्ते सभी को। आज की इस वार्ता में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम एक बार फिर से एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लव जिहाद पे। तारा जी अभी जुड़ी नहीं है हमारे साथ, कहीं ट्रैफिक में बिजी हैं, तो उनका मैसेज आया कि उन्हें 5-7 मिनट लगेंगे, तो उनकी हम वेट करने वाले हैं। इन द मीन टाइम ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे थम्स अप या कुछ बता दीजिए। ऑडियो ठीक है सभी के लिए? जी, कोई कमेंट में डाल देगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। ये ओके जी, ऑडियो इज क्लियर, ठीक है जी। तो तब तक मैं जो आपके कमेंट्स हैं वो ले लेता हूँ। माय क्वेश्चन वुड बी, why is this love jihad by hiding one's identity prevalent in India? Why don't we see similar cases in other countries, or do we? Kindly answer, thanks. Okay. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो सकते हैं आंसर देने के समय। पहला यह कि ये भारत में ही होता है, तो ऐसे केसेस विदेशों में भी मेरी जानकारी में तो आए हैं, लेकिन क्योंकि मेरा सर्कल भारतीयों वाला है तो हिंदुओं के साथ हुए वो केसेस, इसलिए मुझे ये तो पता है कि और देशों में भी, जैसे अमेरिका में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, और जर्मनी में हमारे एक जानकार हैं, जर्मनी में उनके साथ भी हो चुका है। और अभी दर्शक डाल रहे हैं कि स्वीडन में भी हो रहा है और फ्रांस में भी हो रहा है। तो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सिंप्लीफाइड फिजिक्स, मोदी ने भी केरल स्टोरी का मुद्दा कर्नाटक इलेक्शन से पहले उछाला था। इलेक्शन खत्म, लव जिहाद का मुद्दा भी खत्म। अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। हाँ, सच तो है। सम्यक चरित्र, what makes brave, successful, accomplished Hindu women fall for such sick women subjugator cult? इस पे एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें, जो बार बार हम बात करते हैं ना, अब तो बड़ी क्लिशेड सी होती जा रही है कि ना स्वयं बोध है ना शत्रु बोध है। घर पे बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। आज हम लोग ये सोचते हैं कि ऑल रिलीजन्स आर सेम। ये घुट्टी इतने स्मार्टली पिलाई गई है कि इसमें से बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है। मनोज पंचाल, नरेंद्र मोदी के लिए आपका ओपिनियन क्या है? भाई, पिछला जो वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया वो देख लीजिए, उसमें मैंने मोदी जी के बारे में काफी सारी चर्चा की है। हाँ, उसमें बाद में मैंने रियलाइज किया, 1-2 पॉइंट्स छूट गए थे कि जो मोदी जी की जन धन योजना है, उज्ज्वला योजना है, इस तरह के जो सेक्युलर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। और जो अंतिम व्यक्ति है, जिसे आजकल लाभार्थी कहा जाता है, लाभार्थी, वहां तक वो पैसा पहुंच रहा है, वो स्कीम्स पहुंच रही हैं। ये मोदी जी का सक्सेस है। लेकिन वहीं फिर से वही बात आती है कि जो हमारे सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं उन पर मोदी जी ने जो काम किया है वो ना के बराबर है। कोई काम ऐसा नहीं किया उन्होंने। और लास्ट टाइम उसमें मैंने कमेंट्स में देखा, कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी जी के आने के बाद जो चेंज आया है कि मुझ जैसे लोग अब बोल पा रहे हैं, पहले बोल नहीं पाते थे। ये पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट क्यों है कि मैंने जब ये बोलना शुरू किया था उस समय मोदी जी के आने की कोई संभावना भी नहीं थी। मैंने एक वीडियो बनाया था इंक्विजिशन के ऊपर 2010 में, और 2011 में मैंने लोकल स्तर पे इंक्विजिशन की एग्जीबिशंस लगानी शुरू कर दी थी। और मैंने कहीं ना कहीं वो, आप अगर उसे ढूंढेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा, आप देख पाएंगे उसे कि मैंने उस समय कितना काम शुरू किया था। और अगर मैं आपको दिखा दूं, ओके,
तब मैंने ये ब्लॉग लिखना शुरू किया था, जस्ट वंडरिंग। इसे अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगे, पहला जो पोस्ट है ये देखिए, ये 2011 का है। 2011 फरवरी में पहला पोस्ट लिखा था, आई एम द लॉर्ड योर गॉड। ये बाइबल के बारे में था कि बाइबल के अंदर कैसी कैसी चीजें लिखी हुई हैं। और उसके बाद चलेंगे मार्च में, तो ये क्यूरियस केस ऑफ विनायक सेन, एक माओवाद, जिसे आजकल अर्बन नक्सल कहते हैं, उस समय माओवादी बोलते थे। तो ये 2011 में मैंने लिखा था कि किस तरह से जो फॉरेन फंडिंग है वो किस तरह हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और ये एक मैंने सीरीज तब लिखी थी, सोनियाज इंक्विजिटर्स, तीस्ता से तलवार, जब इन लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। और यहाँ देखिए, जॉन दयाल पे आपको मिलेगा, राम पुनियानी पे मिलेगा, हॉस्पिट सुरेश पे मिलेगा, कमाल फारूकी पे मिलेगा। उस समय ये बड़े नाम हुआ करते थे और किसी में साहस नहीं होता था इनके बारे में बात करने का, और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सोनिया गांधी का उस समय जब शासन था, तो हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्हें दिवाली के दिन पुलिस उठा कर ले गई थी। वो एक मैसेज था कि अब हिंदू मुंह बंद करके बैठें, और वो मैसेज पूरे देश में था। जिस समय मैंने इंक्विजिशन वाली एग्जीबिशन लगानी शुरू की थी, तो मेरे माँ बाप ने मुझे ऑलमोस्ट डिसोन कर दिया था। आप कल्पना करके देखें, माँ और बेटे का रिलेशन सबसे क्लोज माना जाता है, पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशन। तो कितनी दहशत रही होगी कि वो अपने बच्चे को डिसोन कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें डर था, उन्होंने मुझे बोला था कि तू, आप तो अरेस्ट होगा ही होगा, हमें भी अरेस्ट करवाएगा। अब वो दहशत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अगर पकड़े जाते हैं कालीचरण महाराज या कश्यप, मनीष कश्यप पकड़ा जाता है, रचित कौशिक पकड़े जाते हैं, तो वहां की पुलिस आके पकड़ती है जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। तो ये फर्क आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। मेरा मोटिवेशन लेवल हाई है, और उस समय मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये काम तो मैं करूंगा। और मुझे क्या बोलते हैं, ऋषि ऋण चुकाना है तो वो काम करेंगे। और मुझे ध्यान में है, मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कविता है, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल की, मैं उसे याद करता था कि कोई बात नहीं, कुछ भी करेंगे लेकिन ये काम मैं करूंगा जरूर। और तब से शुरू किया था। उस समय लोग, बहुत कम लोग थे जो ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलने वाले थे। और अगर आप ये ब्लॉग पढ़ेंगे तो जितने मेरे वेल विशर्स थे उनका कहना था कि तू जाने वाला है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ मार्च वालों में ये है, आर वुमेन मेंटली डेफिशिएंट। इसमें मैंने वो जो रामचरितमानस में ढोर गवार शूद्र पशु नारी की बात की है, और फिर यहाँ पर कुरान की वो आयतें जो अब लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि कुरान के अंदर क्या है। उस समय कोई नहीं जानता था, कोई बात नहीं करता था इसकी। तो उस समय भी ये बातें की जाती थी, मैं करता ही था। लेकिन सबका लेवल ऑफ मोटिवेशन एक जैसा नहीं होता। जिनका मुझसे कम है वो बहुत डरते थे। अब तो लोग बात फिर भी करने लग गए हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे, इस्लाम के बारे में बात करने वाले, ओपनली बात करने वाले कितने हैं, और उन्हें इससे कोई फर्क पड़ा रिजीम चेंज से या नहीं पड़ा, वो एक मैटर ऑफ कंजेक्चर हो सकता है कि अब लोग उतने चिंतित शायद नहीं दिखाई देते, बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, एक मोदी जी का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, कि मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म उन्होंने आने ही नहीं देनी थी, केरल स्टोरी जैसी फिल्म उन्होंने आने ही नहीं देनी थी। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ये जो सत्ता है, इसके आने का हमें डायरेक्टली एडवांटेज नहीं हुआ। पॉलिसी लेवल पे हमारे लिए कुछ काम नहीं किया गया, जैसा हमने पिछली बार बात की थी। बल्कि ऑन द अदर हैंड मोदी जी वो तृप्तिकरण करने लग गए हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। लेकिन इनडायरेक्ट फायदा तो हमें हुआ है।
तो ये है जब आप ये पूछते हैं कि मोदी जी के बारे में क्या विचार हैं, और वो पूरी डिटेल पढ़ लीजिए आप उसे। Warners, no worries, Neeraj ji. I am going through that currently while trying to awaken my own family members. हाँ, आप अभी जो हमने पिछली चर्चा की थी संदेश खाली पे, उसे देखिए। अपने देश में आज भी ये हो रहा है कि वर्षों तक हिंदू महिलाएं उठाकर ले जाते रहे, कोई गोपाल पाठा निकला नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा और करेगा। और अभी रिसेंटली बड़ा एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुआ। मोदी जी जब अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, ट्विटर पे भी करता हूँ, और जब वो बुरा करते हैं तो उनकी निंदा भी करता हूँ। तो दोनों तरफ से ट्रोलिंग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आईटी सेल वाला है, और कुछ लोग बोलते हैं कांग्रेस वाला है। तो जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है पूरी की पूरी, मैं उन सब के लिए बिका हुआ हूँ और मैं इसे एंजॉय भी करता हूँ। लेकिन जो उस समय सीरियस चीज थी वो क्या थी, मैंने तब देखना शुरू किया कि मैक्सिमम लोग जो ट्विटर पे अकाउंट बनाए हुए हैं वो अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं लगाते, अपना ओरिजिनल नाम नहीं डालते। जो और मैंने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों है, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि वो डरते हैं। ये हमें क्या बताता है कि कहने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन लोगों में जो डर है वो ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुओं के लिए ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। दूसरा वो ये बताता है कि हमने शायद कहीं ना कहीं कायरता को भी इंटरनलाइज कर लिया है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज के समय में डरते हों। तो दोनों तरफ कमी है। स्टेट मशीनरी ने हमें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत डराया, और ये 1947 से ही, नेहरू के टाइम से ही शुरू हो गया था, और नेहरू गांधी परिवार ने उसको बहुत ज्यादा किया है, और अब वो पूरे सिस्टम में रच बस चुका है। जितने आप आईएएस ऑफिसर्स देखेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस सिस्टम है, वो उसी मेंटालिटी से काम करने लग गया है। तो ये कब तक डिटॉक्सिफाई होगा वो पता नहीं, लेकिन इसमें जो चिंता का विषय है कि समाज ने वो डरना इंटरनलाइज कर लिया है, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। I cannot sleep at nights when I see what our daughters, sisters, Mahilas are going through, but now I am okay with it since I have realized I am flying solo. हाँ जी, ये मेरी स्थिति थी जब मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की थी। तब मुझे पता लगा था कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, और अभी मैं जनरली क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसे सामने से फेस करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं। पर जब कोई पाकिस्तान में जो वहां लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो देखता हूं तो मैं स्किप कर जाता हूं उसे। वो मेरी कायरता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसके बारे में, तो देख के अपने आप को जला ही सकता हूं, और क्या करूंगा। द ट्रिक्स्टर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। ट्विटर पर मेरा मेन अकाउंट परमानेंटली बैन हो गया। मैंने गॉडसे की कहानी डाली उसके बाद, तो मेरे को ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग ही यूज करना पड़ता है। 3-4 और अकाउंट हैं टू, तो दिक्कत नहीं है, आवाज उठेगी। ओके, ठीक बात है। मेरा भी अकाउंट डिलीट हो गया था, और मैंने तो हर प्लेटफॉर्म पे फेस किया है। पेट्रियन ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया, यूट्यूब वाले मैक्सिमम वीडियोस डिमोनेटाइज कर देते हैं, और कितने बताऊं, रेजर पे ने मुझे डी प्लेटफॉर्म कर दिया। यहाँ ट्विटर पे हुआ था, एलॉन मस्क के आने के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी, तब वापस आए। तो ये चीजें बहुत जगह पे फेस करनी पड़ती हैं, और वो पार्ट एंड पार्सल है इस स्ट्रगल का। तरुण, नमस्ते। नीरज जी, नमस्ते जी। We do what we can, brick by brick, dollar by dollar. Thank you for your hard work. जी,
धन्यवाद जी। लेकिन मुझे लगता है नो, वी ऑल डोंट डू व्हाट वी कैन, क्योंकि अगर हम मिलजुल के सब करें तो इट्स नॉट वेरी टफ। इट इज, ऑफ कोर्स इट इज टफ, बट इट इज नॉट वेरी टफ टू डिफीट द मॉन्स्टर्स सराउंडिंग अस टुडे। वो हमारी जो कलेक्टिव एफर्ट है वो लैकिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट हो रही है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और कई लोग कर रहे हैं, लेकिन आज गेम है कलेक्टिव। अब जैसे आज हम जो लव जिहाद वाली बात भी करने वाले हैं, मैं तारा जी की वेट ही कर रहा हूं, जुड़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी कलेक्टिव एफर्ट, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जो है उसे हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो झूठ, मक्कारी, हर तरह की नीचता को वो करते हैं एंड दे गेट अवे विद इट ऑल्सो। वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। सम्यक चरित्र, my soul carried this suffering from last many births, as I'm aware of this genocide cult since childhood. Nobody answered my questions till the time I heard you on YouTube. वाह जी। इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक बार कुछ लोगों से एक तरह से एक सर्वे करना शुरू किया कि जब आप किसी मौलवी को देखते हो दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? व्हाट डू यू फील अबाउट देम? आपको क्या लगता है कि बड़े अच्छे लोग हैं? तो सरप्राइजिंगली मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया कि दे फील डिस्गस्टेड। जो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें डिस्गस्ट, उन्हें घिन आती है, घृणा होती है। तो आई वाज सरप्राइज्ड। अब ऑब्वियसली वो एस्थेटिक तो नहीं दिखते, अच्छे भी नहीं दिखते, नहीं तो बहुत सारे जो हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग हैं वो उन लुक्स को इमिटेट कर लेते हैं। लेकिन द मियर फैक्ट कि इतने सारे लोगों ने मेरे पास कोई डेटा नहीं है ऐसा हार्ड एंड फास्ट, मैंने कुछ लोगों से बात की थी, पर 90% से ज्यादा लोगों का सेम रिएक्शन था कि इन्हें देखते ही या तो घृणा होती है, या घिन आती है, या नफरत होती है। एस समथिंग टू द ट्यून ऑफ दिस। वर्ड डिफरेंट थे लेकिन मीनिंग उनका यही था। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव साइकी में, हमारी सबकॉन्शियस में, जो आप कह रही हैं कि इट कैरिड फ्रॉम मेनी जनरेशंस, तो शायद कई बर्थ से हम इसे कैरी करते आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की फीलिंग आती है। अलेक्सा, रचित जी की कुछ खबर मिली क्या? जी हाँ, रचित जी आ गए हैं बाहर, वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं और अगले सप्ताह वो अपडेट देंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, और जो भी करंट अपडेट होगी वो तब उनके आने पर तभी मिलेगी हमें। काफिर आजम, मुझे चिढ़ और घिन आती है दाढ़ी और बिना मूंछ वाले चेहरों से। हाँ, मैं वही कह रहा था, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था। हालांकि क्यों सरप्राइजिंग था मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे लोगों ने सेम बात बोली, तो ये कुछ ना कुछ बताता भी है कि हमारी कलेक्टिव साइकी में शायद ये चीजें कहीं प्रेजेंट है। ओम प्रकाश हिंदू सर, हमें क्या करना चाहिए? अरे वाह, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हमें क्या करना चाहिए? ये बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा आंसर हमेशा यही होता है कि आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका स्किल सेट क्या है। क्योंकि जिस सिविलाइजेशनल स्ट्रगल में आज हम बैठे हैं वो बहुत लेवल्स पे चलती है। आप अपनी बहन बेटियों को एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में, तो आप लव जिहाद पे काम कर सकते हैं। जो फंस जाती हैं उन्हें वापस लाने के लिए काम कर सकते हैं। आप सड़क पे लठ गाड़ने का काम कर सकते हैं कि जब कोई यात्रा निकल रही है तो आप उसे सुरक्षा दे सकते हैं क्या, वो कीजिए। अगर आपकी वाक शक्ति बड़ी अच्छी, आप बोल सकते हैं, तो बोल के कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख के कीजिए। तो आप अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी, तारा जी मुझे लगता है जुड़ गई हमारे साथ, तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते तारा जी। नमस्ते सर। जी, स्वागत है आपका।
आप ट्रैफिक में फंसी हुई थी, मैं अभी दर्शकों से सॉरी यही बता सर, रहा था। एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था। सूरजकुंड से मैं 2 किलोमीटर पैदल चल कर आई हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वहाँ से बिल्कुल ही जाम था बहुत ज़्यादा। जी सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बहुत लेट हो गया। जी जी, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है। हम आज जो आपसे बात करने वाले हैं, दर्शक आपको जानते हैं, इंट्रोडक्शन देने की तो आवश्यकता है ही नहीं है क्योंकि आप न्यूज़ में रही हैं। तो जी सर। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 25-30 सेकंड का है, मैं वो दिखा लेता हूँ, फिर वहाँ से बात शुरू करते हैं। BJP, which maintains radio silence when women wrestlers protest on the street, does not say a word when heinous crimes take place against women in BJP-ruled Uttar Pradesh. For the BJP to use the incidents at Sandesh Khali to try and target the Trinamool Congress government in Bengal. This is clearly an orchestrated exercise before the Lok Sabha polls against the one chief minister who is standing up to them. The fact जी, ये थी सागरिका घोष और ये बता रही है कि जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहा है, उसको ये किसी तरह से व्हाइट वॉश करने की ट्राई कर रही है। तो ये बताता है कि इनके जो टैक्टिक्स होते हैं, वो क्या है कि या तो जब कोई क्राइम हुआ है, उसे पता ही ना लगने दो कि क्राइम हो रहा है। और अगर हो गया है तो उस पे व्हाट अबाउट के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो कि वहां हुआ था तो क्या हुआ। यही टेक्निक ये लव जिहाद पे के केसेस पे लगाते हैं। और बाय एंड लार्ज जितने ये मेन स्ट्रीम वाले हैं वो क्या शो करने की ट्राई करते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और तारा जी का अभी शायद कल कल ट्वीट मैंने देखा था जो आपने किया था रवीश वाला। जी सर, कल किया था मैंने। हाँ जी, रवीश कुमार कहीं एग्जीबिशन में जाता है और वहां पर वो एक किताब को प्रमोट कर रहा है जहां पे ये बताया जा रहा है कि लव जिहाद जैसी कोई सच्चाई नहीं है। तो हम कल्पना करके देखें कि तारा जी जैसी महिलाओं पर क्या बीतता होगा जब ये सारे का सारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टरिज्म की तरह चलाया जाता है लड़कियों को फंसाने का, और उसे वो पूरी तरह से व्हाइट वॉश करने की ट्राई करते हैं। तारा जी, एक जी सर। क्वेश्चन किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा कैसे होता है कि आप जैसी एक जिस लेवल पे आप पहुंची हैं, आप नेशनल लेवल की प्लेयर रही शूटिंग में, तो ये माना जाता है कि ऐसी लड़कियां बड़ी बेबाक होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, तो वो ऐसे झांसे में फंस कैसे जाती हैं? सर, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी जैसे मेरे साथ हुआ था और मैंने जो देखा इन लोगों को, जिस तरीके के आप होते हो उसी तरीके से वो आपको टारगेट भी करते हैं। मेरे केस में सर, जब मेरी शादी का रिश्ता आया था तो एक जज लेकर आए थे, जो आपको ध्यान में होगा, मेरे केस में मुश्ताक अहमद को 15 साल की सज़ा हुई है। वो जी विजिलेंस रजिस्ट्रार रह चुके हैं। तो अगर हम उस लेवल पे थे तो हमने ट्रस्ट भी उस लेवल के इंसान पे किया था। जुडिशरी में एक जज होना, आप समझ सकते हैं सर कितना रिस्पेक्टेड पोजीशन है। जब जी उनके जो फ्रेंड थे जिनसे मैं इंट्रोड्यूस हुई थी वो डीएसपी थे, जिन पे आज भी जो सस्पेंडेड हैं। तो सर ऐसे लोग अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आप समझ सकते हो कितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं। मैं अगर पढ़ी-लिखी थी, मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मैंने एक जज पे, एक डीएसपी पे, एक डीआईजी पे यकीन किया था। जो उनके फ्रेंड सर्कल से मैं मिली, बात किया, जो मुझे लगा कि अगर जो लोग इस लेवल के लोग इनके सर्कल में हैं, तो वो किस लेवल का इंसान होगा? मतलब उनका क्या, मतलब आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट क्या है बातचीत का। मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी तो सर मुझे था कि भाई चलो ठीक है, अगर एक जज सर कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जज रह चुके थे सर। एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हुई थी 1 साल पहले ही और उसके जस्ट बाद मेरी शादी कराई जा रही थी, क्योंकि इमोशनली मेरे फादर कई बहुत टूट चुके थे, तो सबको डर था कि कहीं न कहीं फादर के रहते मेरी शादी हो जाए। तो सर मैं उस टाइम बहुत ही इमोशनल टूटी हुई थी, ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न रहा था। हाँ, तो इसका मतलब इसमें दो चीजें हमें जो स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि ये हर लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये अपनी इस तरह की हरकतें नहीं छोड़ते। क्योंकि मुझे याद है यहाँ हरियाणा में तो एक जज था, उसके बाद केस आया कि किसी मुसलमान ने, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें, किसी की ये लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जज उसे बोल रहा है कि वो मुस्लिम जज था कि अगर तू इसे मार देता तो मैं यहाँ बैठा था ना तेरे लिए। तो एक तो ये इनकी मेंटेलिटी ऐसी समझ में आती है, और सर दूसरा ये कि वहाँ पे
रहते हुए जो मैंने भी देखा था सर, जो मेरे सामने हुआ था, कुछ लड़कियां जो आईटीज में जो एमबीए ऐसी पढ़ाइयाँ कर रही थी, उनको हायर एजुकेशन के लिए सर ये लोग अपने लाइसेंस को यूज करके एडमिशन करवाते हैं। मतलब आप जैसे हो सर, आपके लिए वो वैसे बनकर आपके सामने आते हैं कि अगर आपको पढ़ाई के सेक्टर में किसी भी चीज की जरूरत हो, सपोर्ट चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो हम आपके गार्जियन हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो ज़रूरत नहीं है सर, सिर्फ़ आप प्यार में अंधे होते हो। एक इंसान को, हर इंसान को लगता है कि उससे कोई ज़्यादा नॉलेजेबल हो, कोई सपोर्ट करने वाला हो, तो वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं सर। ये जो थॉट प्रोसेस है उनका, वो सिर्फ़ इतना है कि वो हर फ़ील्ड में आपको देखते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं है सर वो कि सडनली आपकी लाइफ़ में आते हैं और बस, मतलब से कहते हैं ना सर, कहानियों के जैसा कि बस कोई आया और प्यार हुआ और आप उसके गुमराह हो जाते हो। आप हम्म। उनके लिए प्रॉपर एक टारगेट हो जिसको उन्होंने प्रॉपर्ली प्लान किया है। हम ज़रूर, हमें लगता है कि चीज़ें नॉर्मल है, बट वो चीज़ें नॉर्मल होती नहीं है सर वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जब ये लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक हो रहा है, तो प्लान किया जाता है। जैसा वो फिल्म थी जो केरल स्टोरी आई है, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से चीज समझाने की कोशिश भी की है। तो आपको लगता है कि वो ठीक था उसमें? जो आपने, पता नहीं मूवी देखी है नहीं देखी वो? सर ज़रूर देखा है सर, जिस दिन हुआ था उस दिन ही सबने मुझे लिंक सेंड किया था। एक्चुअल सर वैसे ही होता है, जैसा कि आपने देखा था, एक लड़की सर्वाइव करके आई तो उसने अपील किया लोगों से कि ये चीज़ें हो रही है, और बहुत सी लड़कियां गायब हो चुकी थी, जैसा उसमें भी बताया गया था। मेरे साथ जो हुआ था सर, उन्होंने सबसे पहले मेरे पासपोर्ट आईडीज़ ही अपने अंडर लिया था कि हम आपको कहीं भी बेच देंगे, हम आपको, आप किसी भी गलत जगह पे मिसयूज़ कर सकते हैं। जो मुझे थ्रेटनिंग दिया गया था सर, वो मेरे पेरेंट्स को लेकर ही था कि आप घर वापस कैसे लौटोगे। उनके पास सर 9mm जैसी राइफल, पिस्टल और AK-47 राइफल थी, जो इलीगल है, जो हम सभी जानते हैं, और उसको हम्म। वो बेवकूफ होकर यूज करता था, जिससे मुझे थ्रेट करता था कि हम तुम्हारे फादर को आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे। ऐसी लड़कियां थी सर उनके पास, जो उनके कहने पे झूठा रेप केस करती हैं लोगों पे। तो सर एक आम आदमी, वो खुद को प्रूफ करता रह जाएगा। मुझे सर मेरे जजमेंट आने में 9 साल लगा, जबकि मेरे केस में सब कुछ सबके सामने था। आप सभी मीडिया वालों को ध्यान में होगा, जब ये केस आया था, मीडिया ने खुद अपनी तरफ से भी कई प्रूफ्स लाकर दिखाया था सभी सबके हम्म। सामने। बट जी। फिर भी इस प्रोसेस को पूरा होने में सर 9 साल लगा। उस टाइम जो मेरा सिचुएशन था, लोगों ने मुझसे कहा कि 40 दिन आप क्यों रुके वहाँ पे? अगर आपको पता चल गया था नेक्स्ट डे, तो रीज़न ये था सर कि मैं बचकर कहाँ जाऊँगी? वो पुलिस वाले जो बॉडीगार्ड बनते फिर रहे, वो जज जो उसका फ्रेंड है, वो किस हद तक सर किसी केस को या किसी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप समझ सकते हो सर। हम्म। तो ये तो एक ऐसी व्यक्ति की, एक ऐसी महिला की कहानी है जो नेशनल लाइमलाइट में आ जाती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम लड़की कैसे फंसती होगी और किस तरह से वो पिसने पे मजबूर हो जाती होगी। ये जो कल इनका ट्वीट था तारा जी का, ये है रवीश कुमार, हमारे देश के जाने माने पत्रकार। वो एक किताब है जिसकी प्रमोशन कर रहे थे, लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस। ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि हर ऐसी सच्चाई को जो एक समुदाय विशेष के बारे में बताती है, उसे वाइट वॉश करने की ट्राई करते हैं। और तब आपका ये जो ट्वीट था, शेयर करना जी, ये ट्वीट था आपका, रकीबुल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दी, मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई। लेकिन आज समझ आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को, आप जैसे लोग ही देते हैं। तारा जी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मैंने पर्सनली सहन नहीं किया। एकेडमिक हो सकता है, एम्पैथाइज कर सकता हूं कि ये जो लव जिहाद को इस तरह से वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत नीच व्यक्ति होते हैं। आपने इसे भुगता हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं इन लोगों को? क्या आपके मन में आता है उस समय? सर जितना ज़रूरी है एक लड़की का जागरूक होना, जैसा लोगों ने कहा, हमेशा कहते हैं कि लड़कियां सोच समझकर इंसान ढूंढे, और जो भी आप आगे बढ़ते हो रिलेशन में, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत है सर ऐसे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाने की। जैसे कि मैंने ये ट्वीट किया जो आपने मुझे भी बताया, वो मेरे लिए असहनीय इसलिए था सर, क्योंकि जिस इंसान ने इसको ट्वीट किया, मैंने देखा उनके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। सच कहूँ तो मैंने पहले नहीं, मैं जानती थी, ना ही मैंने इनके बारे में ज़्यादा कुछ सुन रखा है। मेरे लिए एक
आम इंसान थे, बट जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा कि कौन सा इंसान है जो ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है सर, जब इतने मिलियन फॉलोअर्स आपके हैं तो आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, लोग आपकी बातें मान रहे हैं, तो आप अपनी इमेज का गलत फायदा उठा रहे हो या गलत मैसेज सोसाइटी को दे रहे हो, तो ये हक तो सर किसी को नहीं है। अगर हमने आपको पॉपुलर बनाया है या आपकी बातों को हम अहमियत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो। अगर आप ये बोल दें कि भाई मैं गलत का साथ नहीं दे रहा हूँ, तो सर वो सच्चाई के साथ भी कहाँ है? अगर मैं मानूंगी जब आपको लव जिहाद फिक्शन लग रहा है, तो आप उस टाइम कहाँ थे जब मेरे केस का एक जजमेंट आया था, जिसमें पहली बार मेरा जजमेंट है सर जो देश में सामने आया है, जिसमें क्लियरली मेंशन है सब सारी बातें। तो अगर आप इतने ही मोटिवेटेड थे, तो आप उस टाइम भी मोटिवेशन कुछ वर्ड्स लिख सकते थे, क्योंकि सोसाइटी में उन लड़कियों को हिम्मत मिलती जो ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं, या बहुत लड़कियां बच सकती थी ये सोचकर कि ऐसी चीजें हो रही हैं। बट आप तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बहन बेटियों को उस अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हो, ये बातें कहकर कि लव जिहाद जैसा फिक्शन है। क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है सर कि चुप रहना। सच में आप देखो, इससे पहले मैंने हमारे शशि थरूर जी है, उनको भी सेम बुक के लिए उन्होंने भी प्रमोट किया। मतलब ऐसे लेवल के लोग सर कैसे इस तरीके से सोसाइटी को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी सर, आप सही का साथ नहीं दे पा रहे हो, ये मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, बट आप गलत के साथ कैसे खड़े हो सकते हो, ये बहुत बड़ा सवाल है सर ऐसे लोगों के लिए। जी, ये मुझे याद है 2011 में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक रैली थी बहुत बड़ी, जहां पर अन्ना हजारे को उस आंदोलन के लिए भेजा जाना था। जो लोग सिर्फ वो जानते हैं जो कैमरे पे आता है। तो वो एक रैली थी, स्वामी रामदेव ने ऑर्गेनाइज किया था उसे, और उसमें पहली बार अन्ना हजारे को इंट्रोड्यूस किया गया कि अन्ना हजारे वहां पर आमरण अनशन पे बैठेंगे जब तक कि एंटी करप्शन जो मूवमेंट है वो पूरी तरह सफल नहीं हो जाती। तो उसमें एक मुंबई के पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर आए हुए थे, देशबंधु गुप्ता, जहां तक मुझे नाम ध्यान है, वो आए थे वहां। और उन्होंने वहां 1 लाख लोग सामने प्रेजेंट थे, सारे देश का मीडिया था, और मैं क्योंकि मीडिया ब्लॉक में ही था, रवीश कुमार वहां बैठा हुआ था, और उसने रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो अभी 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। उन्होंने बताया था कि जो स्विस बैंकों में जो ये टैक्स हेवन्स है, वहां पर जो पैसा रखते हैं, हमने लेटर लिखी थी कि आप हमें वो नाम डिस्क्लोज करें। तो उसने वहां बताया कि हमारे पास 26 नाम आए हैं, जिनमें से उसने शेयर किए थे अहमद पटेल, जो सोनिया गांधी का एडवाइजर होता था, उसका नाम बताया था उसने, और चिदम्बरम का, और एक दो ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल नाम बताए। तो हमने सोचा कि अब तो ये पूरे देश का और इंटरनेशनल मीडिया वहां पे प्रेजेंट है, तो ये सारी बातें जब आज शाम को या अगले दिन न्यूज में चलेंगी तो पक्का कि वो यूपीए सरकार गिरेगी, क्योंकि इतना बड़ा और इतना ऑथेंटिक आदमी बता रहा है। लेकिन रवीश कुमार ने 1 सेकंड का क्लिप नहीं दिखाया, 1 सेकंड बात नहीं की उसके ऊपर। तो ये लोग जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि इतने बड़े लेवल पे जाके ऐसा कैसे कर लेते हैं, मुझे लगता है कि उस लेवल पे पहुंचते ही वो लोग हैं, इन्होंने फिल्टरिंग प्रोसेस लगाया हुआ था कि वही लोग पहुंचेंगे जो इस तरह के झूठ को चलाते हैं। तो शशि थरूर है या रवीश कुमार है, और वो किताब जिसने लिखी है श्रीनिवासन जैन, वो भी एनडीटीवी का ही प्रोडक्ट है, अभी भी शायद उसी में है। आप पता नहीं कितना फॉलो करती हैं। एक वो थी इशरत जहां, एनकाउंटर था गुजरात में हुआ था, एक लड़की। हाँ जी, सुना है? हाँ जी सर, सुना है मैंने जी सर। हाँ, उसके साथ 3 और टेररिस्ट थे, 4 लोगों को गुजरात के आउटस्कर्ट्स पे मारा गया था, एनकाउंटर हुआ था उनका। तो श्रीनिवासन जैन प्राइम टाइम टीवी पे बोल रहा था कि वो मोदी को मारने नहीं, वो तो छोटा मोटा ब्लास्ट करने आए थे। इस तरह के, इस लेवल के ये न्यूज जर्नलिस्ट हैं। मतलब एक लेवल पे तो बहुत फनी लगता है कि आप किसी ब्लास्ट को छोटा मोटा ब्लास्ट कह सकते हैं, जो एक चीफ मिनिस्टर को मारने के लिए वहां पहुंचे हो। तो एनीवे, ये तो इट इज बिसाइड्स द पॉइंट। आप ये बताइए कि अब जो ये लव जिहाद है पहले से ज्यादा बढ़ गया। पहले केसेस कम सुनने में मिलते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने क्योंकि इसे भोगा है, इसे झेला है,
आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं इसके लिए? सर, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया मैं वो बताना चाहूंगी। मतलब मेरे लाइफ में जो ये इंसिडेंट हुआ था, तब क्या था ना सर, घर में जब न्यूज चलता है तो कुछ भी निगेटिव न्यूज आता था ना, तो फैमिली वाले पहले साइड कर देते हैं बच्चियों को। खासकर हम्म। ये समझ लो रेप के अगेंस्ट या ऐसी कुछ चीजें, क्राइम जो हीनियस गर्ल्स के हो रही है, उस साथ हो रही है, उस टाइप का। और लगभग लोग डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं घर पे। तो मुझे जो अपनी लाइफ में सर लगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फैमिली और अपनी सोसाइटी से डिस्कशन करो। ये चीजें जो हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ या मेरा कोई एजेंडा है। हम नॉर्मल जो बात करते हैं, क्योंकि आज यंगस्टर सर आप देख लें, हम जब भी चिट चैट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम कभी भी किसी सीरियस मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है यार ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर, मतलब मेरे घर के जस्ट 10 घर से आगे एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की ने सर 2 साल पहले इसी लव जिहाद की वजह से सुसाइड किया था। वो मुझे नहीं पता था। और उसके अच्छा। पापा आकर बोले कि हमने अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि तब उसने कहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसने सुसाइड कर लिया। काश हम उसके साथ खड़े होते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि आपको सब कुछ पता है फिर भी आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, चर्चा नहीं करना चाहते। अगर मैंने ट्वीट में देखा अपने, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको तो पॉपुलर होने का शौक है। मतलब ये लोग सर अच्छा। कब कहाँ होते हैं, जब एक इंसान मर रहा होता है या इंसान हम्म। की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है। कई लड़कियां सर 2014 में जब मैं आई थी पहली बार, मुझे मीडिया के एक इंसान ने पूछा था कि क्या मैम आप लव जिहाद के शिकार है। तो मैंने पूछा सर ये क्या होता है, मतलब मेरे लिए सर वो वर्ड पहली बार था। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे झांसा देते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कराना ये सब होता है। मैंने बोला सर मेरे साथ यही हुआ है। तो ये हम्म। बहुत बड़ी बात होती है सर कि आप सामने आए, बात करें इस विषय पे जो चल रहा है। और अगर आप उस स्थान पे हैं जहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो कम से कम आप गलत मैसेज ना दें। मैं ये कहूंगी सर, अगर आप कुछ टॉपिक पे नहीं कह सकते हो तो मत कहो, क्योंकि आपके एक गलत मैसेज से सर कई लड़कियां कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलता है। आज सर मैं खड़ी हूँ, मुझे पता है ना सर, उस रकीबुल ने मुझे जो धमकी दिया था आज भी, कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हें कहाँ गायब कर देंगे, तुम दुनिया को क्या समझा पाओगी, तुम इज्जत से कैसे जियोगी। वो जो मेंटेलिटी है ना सर उनकी, ऐसे लोगों से हिम्मत लेकर ही तो आई है सर, कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम कुछ कर लो तुम्हें कोई मानेगा नहीं। तो ये सब जो व्यू है वो हमें बदलना है। और आज के डेट में सर ये 10 सालों में मैंने देखा है, हमारे पास अब तो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिससे हम सही मैसेजेस देकर बहुत लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं इसे छिपा के ना रखें, अपनी बच्चियों को इन चीजों के बारे में बात करें, शेयर करें बातें। और सर ऐसे, क्योंकि मैंने एज ए शूटिंग कोच जब जॉब किया, तो मेरा सबसे पहला था सर लड़कियों का, मैं अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बनाकर स्कूल्स में इस बातों को डिस्कस करती थी कि उनको पता हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं मैम, ऐसा भी कुछ होता है। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं सर, वो तुरंत से सर्च करते हैं, हाँ मैम मैंने ये स्टोरी देखा था। तो एक बार जब आपने कोई मैसेज डाला सर, तो वो 10 लोगों के माइंड में उससे उनके घर तक पहुंचता है, घर से सोसाइटी तक पहुंचता है। तो हम अगर कुछ तो कर सकते हैं सर, मैं ये कहती हूँ शायद इस टाइम पे भी कोई लड़की इस लव जिहाद की शिकार हो रही होगी। जिस हम्म, स्पीड से ये बढ़ता जा रहा है सर, आपने जैसा कहा, मीडिया में मैंने ही देखा है सर पिछले 10 साल में, अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ा है सर। ये हर दिन हर दूसरे दिन सुनने को आता है। मतलब ये वर्ड एक नॉर्मल वर्ड बनता जा रहा है, और आज भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक सच्चाई है, ना कि कोई कहानी। जी। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इनकी पकड़, स्पेशली आप अगर देखेंगे ना गूगल पे, आप टाइप करेंगे लव जिहाद, तो जो पहले 8-10 ऑप्शंस खुलेंगे उनमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो राइट विंग हिंदू ने शुरू की है और सच में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि हर रोज बच्चियां शिकार हो रही हैं इसका। सर और ये बहुत अजीब बात है ना, जब आप बात करते हो तो मुझे किसी ने कहा कि आप आरएसएस संगी हो। मतलब मैं तो हम्म। खुद सर अपने केस के बाद मैंने पहली बार जाना कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब जो लोग इस चीजों से बहुत दूर है ना सर, वो जबरदस्ती आपको खींचते हैं। हमें सर इतना पता था, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, बस हमारे लिए सब कुछ एक था। मैं ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, ना ही मैंने इस 10 साल में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ को सर इस तरीके से तमाशा बनने से रोका है। क्योंकि
मैं किसी की टॉपिक नहीं हूँ, बट ये रियलिटी ज़रूर है। बहुत लोगों ने मुझे आज भी इस ट्विटर पे ये कहा है लिख कर कि भाई आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। बात सर सच बोलने के लिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो बोल रही हूँ वो प्रूफ कर रही हूँ मैं साथ में। आज ईश्वर के आशीर्वाद से 9 साल के संघर्ष में पहली बार ये जजमेंट आया, और इस जजमेंट ने मोहर लगाया है उस बात पे जो मैंने कहा था। और 9 वर्ष बहुत लंबा समय होता है सर, और इस दौरान भी कई केसेस आए हैं। कई तो सर रजिस्टर तक नहीं कराती हैं लड़कियां, डर से कि आगे क्या होगा। जी। तो एक बात बताइए, जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा ये, आप अगर ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं, तो आप कैसे और लोगों तक पहुंचेंगी? सर बस बात वही, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा आज की डेट में प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म है। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि हम अपने आसपास के लोगों से बात करें, क्योंकि आज की लाइफ बहुत ही एक साथ से संकुचित सी होते जा रही है। मतलब मैं अभी दिल्ली में फिलहाल रह रही हूँ सर, मैं देखती हूँ अपने नेबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था सर, सामने वाले नेबर पंजाबी फैमिली थे, उनको ये तक नहीं पता था कि ये जो इंसान रह रहा है वो रंजीत सिंह कोहली नहीं बल्कि एक रकीबुल हसन है। तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि हम सोसाइटी के साथ चले, एक दूसरे से गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से बात करें। सोशल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगता है हमारी लाइफ है, हमें अपनी सेपरेट जो लाइफ है उसको बिल्कुल पीसफुली चलाना है, तो वो ही पीसफुल लाइफ कहीं न कहीं आगे जाकर आपके लाइफ का सबसे डेंजरस पल बनता है सर। आज मैं अगर फेमिलियर नहीं होती सर, क्योंकि मैं सादे फैमिली से हूँ सर, तो हमारे फैमिली में बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है सर लोगों का। मुझे पता था सर कि अगर मैं रकीबुल के घर से निकल जाऊँगी तो मेरे परिवार वाले मेरे लिए खड़े रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये विश्वास एक लड़की के पास होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर मुझे पता है ना कि मेरे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, या लोगों को मेरे पे विश्वास होगा या नहीं, ये विश्वास आप तभी ला सकते हो। और ये हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले से ही शुरू होगा। कभी भी सर कहते हैं ना, छोटी चीज़, मेरी जो लड़ाई थी वो सिर्फ़ मुझसे शुरू हुई थी। आज आप सबके बीच है। तो लड़ाई तो शुरू होती है अपनी जगह से सर, तो उसके लिए जागरूकता भी आपको अपने स्थान से लाना पड़ेगा। शायद मैंने कहा है तो आज आपने देखा होगा, पहले लोग मुझे 4 या 5 लोग लाइक करते थे। आज एक टॉपिक ऐसा बना है जहाँ मैंने आज देखा है 10,000 लोगों ने उसको पसंद किया। तो 10,000 लोग आगे बढ़ाएँगे तो एक चेन बनता जाएगा सर, बस ज़रूरी है कि ये चेन एक पॉज़िटिव थॉट और पॉज़िटिव मैसेज का बने। जी। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि ये जो रकीबुल था जिसने आपको ट्रैप किया, उसका असली नाम तो रकीबुल था, लेकिन क्या उसने आपको अपना असली नाम बताया ही नहीं था पहले? सर उसके पास रणजीत सिंह कोहली के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ था। जो हमारे फैमिली ने जाँच-पड़ताल किया था, सीबीआई ने जो सारा लिया उसके पास से डॉक्यूमेंट्स, और उसके पास सेम टाइम पे सर रकीबुल के नाम से भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। अच्छा, तो ये तो तो सर ऐसे ऐसे लगता है जैसे वो डबल आइडेंटिटी आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप अगर सर मुझसे बात करोगे तो आप शायद मुझसे अब मेरी आईडी माँगो, और मैं बस आपको अपनी आईडी दिखा सकती हूँ। इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते कि शायद मैं भी कोई सारा परवीन हूँ या मेरे पास कोई डबल आइडेंटिटी हो। तो ये बहुत खतरनाक है सर, जो इस सोच से बहुत ऊपर है। मतलब ये सिंपल चीज़ नहीं है जो लोग बना रहे हैं इसको। ये बहुत ही प्लान्ड वे में चल रहा है, और बहुत बड़े-बड़े लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर चैनल है जो उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहा है सर उनको वहाँ पे। मतलब आम जो हिंदू की मानसिकता है वो ये कभी सोच ही नहीं सकती कि इतना प्लान करके, लड़कियों की प्रोफाइलिंग करके, नकली आईडी बना के उन्हें टारगेट किया जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि जब आवाज उठती है तो शशि थरूर से लेकर रवीश कुमार, इतने बड़े बड़े नाम उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए बैठे होते हैं कि बात ज्यादा डिस्टेंस कभी ट्रेवल ही नहीं कर पाती। तो यही कारण है कि बच्चियां हर रोज इनके जाल में फंसती जा रही है। जी। ये एक दर्शक है हमारे, बकराउल दाढ़ी, ये आपको पूछ रहे हैं, दीदी यू वर सेव्ड बाय भगवान फॉर अ पर्पस, योर जर्नी जस्ट began, प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स, पॉसिबली बीजेपी, आई सी अ फ्यूचर निर्मला सीतारमन इन यू। जी। उनका कहना है कि भगवान ने आपको बचाया है किसी बड़े पर्पज के लिए, तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।
सर कहते हैं जिस दिन समय आता है वो समय आपके पास खुद चला आता है। अभी तक सर मेरी लाइफ का एक ही मकसद था कि मैं उस दरिंदे को सजा दिला सकूं, और आज भी सर उन लोगों ने हाई कोर्ट में बेल फाइल किया है, मैं उसके लिए आज भी फाइट कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं सर आज जो आपने मुझे बुलाया या मैं आपके सामने हूँ, वो यही रीज़न है कि सर मैंने ये कसम खाया कि मैं अंतिम साँस तक इस चीज़ों को इग्नोर तो नहीं करूँगी सर। अपने लेवल से ही मैं लोगों को जागरूक करूँगी, जो भी माध्यम मिलेगा। आज मेरे पास जो माध्यम है, सोशल मीडिया के थ्रू जो मैंने बात रखी अपनी, या आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आगे अगर मुझे जो भी मौका मिलेगा उस मौके से मैं आगे बढ़कर ऐसे लोगों को ज़रूर सही रास्ता दिखाना चाहूँगी। क्योंकि आज भी बहुत लड़कियाँ हैं सर, जो मेरे पास आई थी मदद माँगने, तब तो सर मैं खुद ही मतलब केस से बाहर आई थी जस्ट कि दीदी आप हमें सेव करो। मतलब मैं तो खुद ही सर डिपेंडेंट थी अपने फैमिली पे। तो बहुत ज़रूरी है जब आप कहीं डिपेंडेंट नहीं हो तभी आप किसी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। तो अभी तक सर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जॉब किया, तो अभी देखना है आगे लाइफ मेरे लिए और क्या सोच के रखा है। जी। बकराउ दाढ़ी का नेक्स्ट है जी, एज द पीएम सेड सम डेज बैक द काल चक्र हैज एंटर्ड अ न्यू फेज एंड विद 33% न्यू सीट्स एडेड टू लोकसभा आई वांट यू टू इन पार्लियामेंट। ये तो उन्होंने आंसर दे ही दिया। दीदी आपके फेस में एक वुमेन आईएएस आईपीएस ऑफिसर वाला तेज है। बिलीव मी, जॉइन बीजेपी एंड वर्क टुवर्ड्स combating दिस evil. पीएम मोदी इज ओवरलोडेड ऑलरेडी। जी। सर बस आशीर्वाद चाहिए, बाकी ईश्वर का पता नहीं सर। मुझे मेरी लाइफ में सब जब लव जिहाद आया ना सर, मैंने लाइफ में वो सोचना ही टारगेट रखना छोड़ दिया है सर। सडनली आपकी लाइफ में क्या होता है सर, आप कभी प्लान कर ही नहीं सकते हो। मेरी लाइफ ने हमेशा सर जो मैंने प्लानिंग किया था एज एथलीट वो मैं नहीं पा पाई। बट फिर मैं जब उस लव जिहाद की शिकार हुई तब मैंने सोचा था मेरी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। ईश्वर ने सर मुझे बहुत, मैं मानूंगी, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला कि मैं उस अंधेरे से निकल पाई। फिर जब लोगों के तानों से मैं घिर गई थी सर, उस टाइम मुझे लगा था कि रकीबुल ने कहा था यहाँ से निकल जाओगी तुम, वहां जाके सुसाइड कर लोगी क्योंकि लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिर सर मुझे बहुत साल लगा उसको, मतलब सर मैं मरना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उससे डर लगता था। क्योंकि ऐसे लोगों को हिम्मत मिलेगी जिस दिन मैं मर गई इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने सर हम्म। तब, मैं सिर्फ 12th पास थी सर जब मेरी शादी हुई थी। फिर मैंने 2014 में केस फाइल किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, इंटरनेशनल जूरी बनी, वर्ल्ड कप में एज ए टेक्निकल ऑफिसर वर्क किया। मैं आईएसएसएफ कोच बनी इंटरनेशनल शूटिंग, क्योंकि उसने मेरे बैकबोन को तोड़ा था सर, इसलिए क्योंकि मैं शूटिंग ना कर पाऊँ। बट वो मेरी हम्म। हिम्मत नहीं तोड़ सकता था, और जेल में हमेशा उसके लिए एक पेपर भिजवाते थे सर हम लोग कि वो न्यूज़ ज़रूर देखे, कहीं भी रहे वो दुनिया में उसको पता होना चाहिए। क्योंकि सर हम्म। वो मुझे जब मारता था, मुझे आज भी याद है सर, तब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे या हम्म। शायद कुछ एशियन गेम्स था 2014, तो वो मुझे दिखाता था मारकर। मेडल आ रहा था सर, शूटर्स थे उस फोटोग्राफ्स में, बोलते तो तुमको तो यहाँ पहुंचना था, तुम यहाँ पहुंच गई, और मुझे जोर से थप्पड़ मारता था। तो मैं बड़ा रोती थी कि मैंने बोला कि मैं वहां भले ही ना पहुंचूं लेकिन मैं तुमको एक दिन पेपर में अपना नाम जरूर दिखाऊंगी। मतलब सर ऐसा लगता है ना सर, आपकी कोई पूरी मतलब जिंदगी को झकझोर देता है सिर्फ अपने हम्म। पता नहीं कुछ पैसों के लिए, क्योंकि उनको टारगेट मिलता है आप ऐसी लड़कियां फंसाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं सर ये लोग। और ये तो कितना ज्यादा इविल है कि टॉर्चर करना कि तू यहाँ पहुंच सकती थी, देख हमने तुझे। मेंटल स्टेटस इतना गिरा देते हैं ना सर कि आपको लगता है कि जिंदा रहना है ना, आप जो बोलोगे मैं करूंगी, बस मुझे सांस ले लेने दो। मतलब ऐसी हालत कर देते हैं सर वो, फिजिकली टॉर्चर करके, मेंटली टॉर्चर करके। आपको खुद से नफरत होगा कि शायद मेरी ही गलती है कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं जिंदा हूँ, या मैं जो हिंदू धर्म में पैदा हुई वो गलती है मेरी। मतलब इतना उन्होंने सर मेरे साथ किया था। आज सर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब मेरे घर पे भी सर, आज तो देख ही रहे हो आप, मस्जिद हर जगह पे है, अजान का वो जो चलता है सुबह, कभी सर पिंच नहीं करता था कान में, बट 2014 के बाद से सर लगता है कि मैं हेडफोन लगा लूं कि वो आवाज मेरे कान में ना जाए। तो सर ये नफरत हम नहीं फैला रहे हैं, मुझे लोगों ने लिखा है कि मैडम नफरत तो आप फैला रही हो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। नफरत हम्म। वो लोग फैला रहे हैं सर जो एक इंसान को एक पूरे धर्म के प्रति घृणित कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर कि इनको रोका जाए। आप, मुझे सर ये नहीं फर्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम क्या हो, आप अपने धर्म में रहो, आप जहां भी हो। किसी भी इंसान को आप किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो सर कभी भी। जी। अ, असल में क्या है, हमारे देश में अभी आपके जुड़ने से पहले हम यही बात कर रहे थे
कि मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, उसकी टीचिंग्स क्या है, वो क्या सिखाता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि धर्म का, कि वो भी धर्म होगा और ये भी धर्म है, और इसमें आपकी गलती भी नहीं है। हम सब इसी इसी स्टेज में से निकल के जाते हैं कि सारे रिलीजन एक जैसे हैं, जबकि उन्हें स्पेसिफिकली ये सिखाया जाता है कि जितने गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं, उनसे नफरत करनी चाहिए। और महिलाओं के बारे में भी बहुत चीजें लिखी हैं। हमारी एक सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, अगर आपको समय मिलेगा तो देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो हिंदुओं को सेक्युलर बना के रखा जाता है, वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है फिर उससे। जी तारा जी, सुन पा रही हैं क्या आप? हाँ जी सर, बस 1 सेकंड सर, सुन रही हूँ सर। जी ठीक है जी, ठीक है। इतनी देर मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ तारा जी जब तक फ्री होती है। बकरौल दाढ़ी भैंसुल बाड़ी, यार ये आप नाम ऐसा क्यों रखते हैं, पहले मुझे ये बताइए। नीरज जी, आपका शो अगर पीएमओ और एचएमओ से कोई देख रहा है तो प्लीज टेल देम दे हैव अ न्यू स्मृति ईरानी। ये तो नहीं मुझे पता कोई शो देख रहा है नहीं, और लेकिन आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसी जो जुझारू हमारी बहनें हैं वो पार्लियामेंट में हो तो बहुत अच्छा होगा, हमारे देश का भविष्य और उज्जवल होगा। क्योंकि जब वो एक लड़की को उसकी जड़ों से काटते हैं तो एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है उससे। और इस तरह की बहन बेटियां जो इतनी जुझारू हैं और जिन्होंने अपना मार्क बनाया, हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी सफल हो। सारी तो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं तारा जी आपके साथ थैंक कि यू सो मच। आप जरूर वहां पहुंचे। हम चाहेंगे आप वहां हो जहां से आप इस बात को पूरे देश तक नहीं पूरे विश्व तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज सर। जी तारा जी, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों के लिए जो ये देखेंगी या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं? सर बात ये है कि किसी के साथ, जैसा कि बताया, लव जिहाद वर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के साथ प्यार में आते हो और आप गलत चीजों का शिकार होते हो। किसी पे भी विश्वास करे सर, अंधविश्वास कभी किसी पे ना करे। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का जो सीख रहा है वो यही रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल का इंसान हो। यहाँ पे धोखा आपको पढ़े लिखे, अनपढ़ या फिर बहुत हाईली एजुकेटेड देखकर नहीं दिया जा रहा है आज के डेट में। तो आप सतर्क रहे, सबसे ज़रूरत है सर हम अपने परिवार से जुड़े रहे, जो आज के डेट में कहीं न कहीं बहुत कटते जा रहे हैं लोग सर। बच्चे अपने माँ-बाप से बात करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, फिर बातें होती हैं तो बहुत ही मतलब समझ लो चिल-पिल सी बातें कि भाई हमें तो ज़्यादा सोशल की बातें बताओ ही मत, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या करना। और हम्म। इस बात का आप इंतज़ार ना करें कि जब तक ये कहानी मेरे घर में नहीं होगी तब तक ये अफ़वाह है। सर समय आ गया है कि हम उसको अपने चौखट पे आने से पहले रोक दें, और ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद को बताएँ, अपने बच्चों को बताएँ, बच्चों के माध्यम से उनके सर्कल तक पहुँचाएँ, क्योंकि सोसाइटी में बात सर हमारे थ्रू ही पहुँचती है। आज आपने मुझे बताया, आपके माध्यम से किसी और से पहुँचता है, तो बच्चे, बूढ़े-बुजुर्ग, माँ-बाप अपने फ्रेंड सर्कल में एक-दूसरे से ये बातें करें और इस पे सोचें ज़रूर कि क्या चीज़ें सही है। अगर आपको कभी किसी पे डाउट लगता है, तो सर कई बार होता है ना, हम संकोच में रहते हैं कि हम उन्हें बताएँ या ना बताएँ। तो वो संकोच जहाँ आता है सर, वहीं पे ये शुरू हो जाता है, जो गलत चीज़ें हमारे साथ होती है। तो जब भी किसी बात को लेकर संकोच हो, कोई अपने साथ जीवन में ऐसा रखे जिससे आप सारी बातें कह सकते हैं। क्योंकि कई बार सर फैसला हम खुद सही ना ले पाएँ, तो जो हमारे साथ है वो हमें सही राह दिखा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि अच्छे मित्र बनाएँ, जो जिनसे आप चीज़ों को डिस्कस करें। खुद को बहुत ज़्यादा सर कहते हैं ना सोशल लाइफ़ से हटाकर एक न्यूक्लियर लाइफ़ जो आज लोग जी रहे हैं, उससे मुझे लगता है सर ये ज़्यादा ईज़ी है उन लोगों को आपको टारगेट करने के लिए। क्योंकि लोग हम्म। आजकल, मैंने बहुत सुना है सर, फेसबुक के फ्रेंड के थ्रू मिल रहे हैं और ये लव जिहाद केस बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है सर। क्योंकि ना ही आपके पेरेंट्स को पता है, ना ही आपके भाई-बहन को पता है, शायद आपके बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हो। कम से कम कोई तो हो जिसे पता हो कि हम किससे बात करते हैं, कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा मतलब हम किसके क्लोज़ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप बात करते हो सर, तो कहीं न कहीं चीज़ें खुलकर आती हैं सामने, और जब आप छिपने लगते हो, छिपाने लगते हो सर, तो ऐसे लोग सामने ज़रूर आते हैं आपकी लाइफ़ में। जी
एक हमारे दर्शक हैं अरुण कुमार जी, उनका कहना है कि आपके साथ एक हम जो चीज शेयर करना चाहते हैं, कुरान में जो दूसरा चैप्टर है उसमें एक आयत है जो हर हिंदू महिला को पता होनी चाहिए, और क्योंकि ये अगर पता लग जाती है तो कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये है जी, और मुसलमानों, तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाए निकाह ना करो। अच्छा, आपके साथ जब आपकी मेरे साथ शादी ये अभी तक याद है मुझे ये वर्ड कि ये लड़की ईमान में दाखिल नहीं है। मैंने भी सुना था सर ये वर्ड पहली बार कि मैं, क्योंकि हिंदू लड़की थी सर, उन्होंने कहा कि आप 3 बार कबूल है बोलो, और मैंने बोल दिया ठीक है कबूल है। फिर उसने मुझे साइन करने को बोला तो मैंने तारा सहदेव लिखा, तो उस काजी जी ने बोला कि ये लड़की ईमान में दाखिल नहीं है। तब मुझे पहली बार पता चला सर कि मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए पहले वो आपको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराते हैं। उन्होंने मुझे प्रॉपर नाम दिया था सर सारा परवीन, जिसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया था और जिसके बाद उनका वो निकाह पूरा नहीं हो पाया। और उन्होंने तब उसके बाद मुझे टॉर्चर जो करना स्टार्ट किया था, क्योंकि सर किसी भी हालत में उनका पहला काम है आपका धर्म परिवर्तन करना, तभी वो निकाह उनके लिए मतलब मान्य माना जाता है। तो आपने पहले हिंदू रीति से शादी की थी? सर मेरी शादी तो हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी, रेडसन ब्लू में रांची में। और उसके बाद नेक्स्ट डे वहां पर जाकर उसके घर पे उन लोगों ने वो बुलाया था निकाह करने के लिए, काजी और कुछ 15-20 मुसलमानों को। फिर वहां पर उन्होंने कहा कि भाई जैसा भी है हम कह रहे हैं आप कर दो, क्योंकि सर आप समझ सकते हो एक लड़की जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है एक दिन पहले, उसे उसका पति कहता है कि तुम दुनिया के लिए तो हो मेरी वाइफ, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। अगर बनना चाहती हो तो बस तुमको 3 बार कबूल है बोलना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ। तो सर उस दिन मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कुछ था नहीं बचा हुआ। आज आप समझ लो एक दिन की शादी में मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर क्या मैं 3 बार कबूल है बोलूँगी तो सब ठीक होगा? तो उसने बोला हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी इनकी शर्तें खत्म नहीं होती है सर, जैसे ही 3 बार कबूल है के लिए मैंने ओके किया, इन्होंने मेरा पूरा आइडेंटिटी ही बदल दिया। उन्होंने कहा आज से आप सारा परवीन हो। मुझे याद है सर कि पूरे 40 दिन इन लोगों ने मुझे सारा परवीन के नाम से ही बुलाया था। मतलब ऐसा फ़ील होता था सर कई बार कि मैं कहीं सच में खो गई हूँ। ऐसी हालत हो गई थी सर वहाँ पे। जी। तो दर्शकों को समझ में आया होगा ये कैसे काम करते हैं। तारा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरी ओर से और दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत मैं आभार। माफ़ी चाहूँगी जो भी मैंने देर किया सर, बहुत माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना मुझे मौका दिया फिर भी। जी, कभी भी आपको लगे आपके लिए ही है, जब आप चाहें हमारे साथ जुड़ सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, नमस्ते जी। नमस्ते। तो ये थी तारा जी, जिन्होंने अपनी जो आप बीती है पूरी डिटेल में बताई, और ये वही पैटर्न है जो हम देखते हैं संसार भर में कि कैसे बच्चियों को टारगेट बनाया जाता है। अब जो प्रश्न रह गए हैं वो मैं ले लेता हूं। सूर्यवंशम जी, हाय नीरज जी, व्हाट कैन वी डू एज एन इंडिविजुअल फॉर द कलेक्टिव एफर्ट? काइंडली गिव अस सम इनसाइट, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। जी, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क सूर्यवंशम जी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट के लिए। ये आई हैव बीन सेइंग दैट द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर ओन स्किल सेट, देन फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप। 2 3 4 5 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप अपना क्रिएट कीजिए। पहले अपने गोल क्लियर कर लीजिए कि हमने ग्रुप बनाया, हम ये इस एक विषय पे काम करेंगे। लव जिहाद हो सकता है, गौ हत्या हो सकती है, कन्वर्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप उस पे काम करना शुरू कीजिए और एक अपना छोटा सा कॉर्पस बनाना शुरू कर दीजिए। यहां से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बड़ी संस्था से जुड़ जाते हैं, वो भी एक ऑप्शन होती है। तो वहां जुड़ेंगे तो आपको संस्था के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो पसंद है तो वैसे करिए, और नहीं तो स्टार्ट अ स्मॉल ग्रुप। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने देश भर में आज सोशल मीडिया के थ्रू आपस में नेटवर्किंग कर सकते हैं, दैट इज वन वे टू गेट स्टार्टेड। वहां से शुरू करेंगे तो फिर रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं, जो मैंने देखा है होता हुआ। आई गेस दैट आंसर्स सम ऑफ योर क्वेरीज। फिर लगे तो कम बैक टू मी, हम फिर से बात कर सकते हैं इस पे। श्रेयांश शुक्ला जी, फॉर मी मोर फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट यूट्यूबर्स लाइक सागर डोडेगा
civil beings never speak on such issues despite being planned and trapped closely by Arvind Kejriwal, Lakshmi Agarwal acid attack victim of cases. मुझे पता नहीं आप किस केस की बात कर रहे हैं, तो मैं आज देखने की या चेक कर लेते हैं. सागर डोडेगा, लेट अस चेक. सागर डोडेजा आ रहा है मेरे पास यहाँ. सागर डोडेजा है, लेट अस सी यूट्यूब पर. ओके, चलिए जी, अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है. I am the creator of civil beings. I am pursuing my passion for teaching so that I can deliver. देखिए, अभी मुझे इनके बारे में और डिटेल नहीं पता, आपने अभी नाम बताया है, तो मैं देखने की कोशिश करूंगा क्या है. लेकिन सारे वैसा काम नहीं करते. कुछ लोगों के अपने हिडन एजेंडा होते हैं, कुछ लोगों के प्रत्यक्ष होते हैं, और ये काम करना आसान नहीं है. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत बहुत कीमत चुकानी पड़ती है इसके लिए. मैं नहीं जानता जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं वो कौन है और क्या करना चाहते हैं, लेकिन आई विल गो थ्रू इट, फिर मैं इस पे बात कर पाऊंगा. श्रेयांश शुक्ला जी, नीरज जी, आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट शो माय क्वेश्चन, बट आई ओनली हैव 3 months left for my power plant project completion working under my father. Prateek Burade still didn't answer me in my Instagram and I won't be able to donate after project. श्रेयांश जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरी आपसे पहले कोई बात हुई है या कब हुई है. अगर आप मुझे बताएंगे कहाँ आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अभी क्वेश्चन दिखा है तो मैं बोल सकता हूँ डेस्क को चेक करें कि पहले कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास नहीं है आपका कोई क्वेश्चन. तो अगर आप मुझे बता दें, आप कह रहे हैं पावर प्लांट प्रोजेक्ट कंप्लीशन वर्किंग अंडर माय फादर प्रतीक बुराड़े. मैं क्षमा चाहता हूँ श्रेयांश जी, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आई एम अनेबल टू रिकॉल. तो अगर पहले बात की थी मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आप दोबारा भेज देंगे तो मैं फिर उस पर बात कर पाऊंगा आपसे. और यदि आप बात करना चाहते हैं तो एक और अभी चैट मैसेज डाल दीजिए, तो मैं उसमें आंसर दे सकता हूं आपको. तब तक मैं वेट करता हूं. अननोन बॉम्बर टू सम एक्सटेंट लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस हु वीकेंड द एबिलिटी ऑफ हिंदूज टू रेजिस्ट बाय ब्रेन वॉशिंग देम. हाँ जी, बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनको करेक्ट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए वो, क्योंकि सारी जो ये जड़ है वहां से निकल के आती है. नहीं तो अगर तारा जी जैसी कोई लड़की है, उसे इन सब चीजों के बारे में पता होता कि इस्लाम कुरान किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंसती नहीं, शायद नहीं फंसती. क्योंकि फंसती नहीं तो कहना एरोगेंस हो जाएगी, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है बहुत स्मार्ट है, बहुत चालू लोग हैं वो, और वो जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनके लिए प्रोफाइलिंग करना, रैकी करना और फिर शिकार बनाना, ये उनका मोडस ऑपरेंडी है. तो वो करते ही है जी. हाँ जी, देखिए श्रेयांश जी का मैसेज कोई आया है या नहीं आया. श्रेयांश जी, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, अदरवाइज हमारा समय हो गया. आई वुड वाइंड अप द डिस्कशन. इतनी देर और कोई क्वेश्चन है तो भेज दीजिए मेरे पास. ओके, आई एम लुकिंग फॉर न्यू जॉब इन विच एवर फील्ड आई विल गेट, स्पेशली एज अ कंटेंट क्रिएटर. अच्छा, तो लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा आपने मुझसे कभी क्वेश्चन पूछा हो इस विषय में. आप मुझे मेल कर सकते हैं ATRINEER atrinir@gmail.com पे, और आप वहां पे
सब्जेक्ट डालिएगा अपने नाम से श्रेयांश शुक्ला, नहीं तो क्योंकि कई बार फ्लडिंग होती है तो मैं सारे देख नहीं पाता हूँ। श्रेयांश शुक्ला इसी नाम को अगर आप मेल का सब्जेक्ट डालेंगे तो मैं उसको चेक करके रिस्पॉन्ड करता हूँ आपको। जी, तो ये थी हमारी तारा जी के साथ डिस्कशन, और हम चाहेंगे बहुत सफल हों और उनकी आवाज बहुत लोगों तक पहुंचे, जितनी उठे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम।